देंगे तुम कब जाओगे अतिथि, लाइन बाय लाइन। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। इसकी देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा से में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध से स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उस समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है दैट आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता दैट वो कब जाएगा। ठीक है, और आज उनका चौथा दिन है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं दैट इतने दिन तो एस्ट्रोनॉट भी चांद पर नहीं रुकते, इतनी मीलों लंबी यात्रा करने के बाद जितने दिन तुम रुक रहे हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें देख के तुम्हें दिखा कर कैलेंडर की तारीखें बदल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी शर्म नहीं है। ठीक है, और तुम जहाँ बैठे निसंकोच मतलब बिना संकोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और अगर तुम जानते हो, तुम्हें अगर हिसाब लगाना है तो आज क्या है, चौथा दिन है, और मतलब तुम्हारी आतिथ्य का चौथा भारी दिन। ठीक है, ये बेसिकली तक आ गया। व्याख्या पढ़ देती हूँ। लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के आए हुए 4 दिन हो गए हैं, और लेखक के मन में प्रश्न बार बार उमड़ आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि वह जहाँ बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसके ठीक सामने क्या है, एक कैलेंडर है। अतिथि को दिख रहा होगा कि उस कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा जानती हैं और अपना वक्त क्या कर रही है, टाइम पर बदलती जा रही हैं। आते अपने नर्म स्वभाव के रहते बदलने के लिए आतुर रहती है। लेखक कहता है कि पिछले 2 दिन से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अगर उसे हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है। अतिथि को लगातार आवभगत का यह चौथा भारी दिन। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गया है। जैसे पहले दिन 2 सब्जियां, 1 रायता और फिर मीठा भी मिला। ठीक है, तो बेसिकली इतना नहीं कर सकता, वो एकदम थक चुका है इतनी आतिथ्य सेवा करके। ऐसे लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गया है, पर चौथे दिन भी अतिथि के जानने की कोई संभावना नहीं लग रही। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे 2 दिन अंतरिक्ष यात्रा भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय लेखक जो है वो अतिथि के घर पे एक छोटी सी यात्रा करने पर रुक रहे हैं। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अतिथि ने अपनी भारी चरण कमलों की छाप लेखक की ज़मीन पर अंकित कर ली थी। उसने एक घनिष्ठ निजी संबंध लेखक के स्थापित कर लिया था, सारी बातें सुन ली थी। आगे ये कह रहा है कि उसने लेखक की आर्थिक सीमाओं को देख लिया था, उसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम है। क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती, मतलब क्या उसे उसके घर की याद नहीं आती। उस दिन जब तुम आए थे, मेरे हृदय किसी अज्ञात आकांक्षा से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेते चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए
आग्रह करेंगे, मतलब ऐसे करते नहीं कि अभी तो आए थे, जा रहे हो इतने बार तुम और चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छी अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का यह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो अब वो कहता है दैट जब तुम आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है। मेरा जो बटुआ था वो एकदम काँप उठा था, ठीक है। और तुम्हें याद होगा दैट मैं तुमसे गला मिला था, मेरी बीवी ने तुम्हें नमस्कार किया था, ठीक है। और रात के भोजन में हमने 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था और मीठा बनाया था। और इस चीज़ के बाद आशा थी कि तुम अगले दिन लौट जाओगे और हम तुमसे आग्रह करेंगे कि अभी तो तुम आए थे, रुक जाओ, और तो लेकिन तुम चले जाओगे अच्छे अतिथि की तरह, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बना रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने पीड़ा पी ली और अब क्या हो, प्रश्न बने रहे। फिर हमने क्या किया, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात को तुम्हें सिनेमा दिखाया था। और हमारे सत्कार का, हमारा जो आदर सम्मान था उसका यह आखिरी छोर था और हम इससे आगे किसी के लिए भी नहीं बढ़े। अब वो कहते हैं कि अब ऐसे एक क्षण आ जाना चाहिए था जब हम तुम्हें स्टेशन में छोड़ने जा रहे थे, पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया, वह लेखक के घर पर ही रहा। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक रबर की तरह की जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक उल्टा डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर दे रहे हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उसकी आंखें मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि कितने दिनों तक ठहरेगा कि उसे लॉन्ड्री पर कपड़े देने की ज़रूरत पड़े। तो लेखक अपने मन ही मन अतिथि से कहते हैं कि आज क्या है, तीसरे दिन की सुबह है, लेकिन अतिथि क्या कहता है कि भैया धोबी को कोने कपड़े देने, लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं। लेखक के लिए यह सुनना अनसोचे प्रहार की तरह, तो मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि वे लॉन्ड्री के लिए कहेंगे, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इस धोबी पे देना जो जल्दी जुल जाए। तो लेखक को ये लगता है शायद उन्हें जल्दी जाना होगा। पहली बार लेखक को लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेकिन अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते, इससे वह जल्दी जुल जाएंगे। तो लेखक के मन में एक विश्वास पड़ रहा था कि शायद अतिथि को अब जल्दी जाना है। अतिथि ने लेखक से पूछा कि लॉन्ड्री कहाँ है। लेखक ने हमेशा की तरह अपने बनियान और दिखावटी कुर्ता पहना और कहा कि चलो चलते हैं, ठीक है। और जब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा लॉन्ड्री के कपड़े देने। तो उसकी आंखें क्या हो गई, बड़ी हो गई। लेखक कहता है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व उसकी ऐसी आंखें देखकर लेखक ने उनसे शादी की थी, पर जब वह आंखें बड़ी होती है तो लेखक का मन छोटा होने लगता है। मतलब कि आज वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि शायद अधिक दिनों तक ठहरेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें क्या हो गए थे, 3 दिन हो चुके थे और आशंका निर्मूल थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी हैं। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं
उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चुक गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य मतलब लिटरेचर, और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने अपनी पुरानी प्रेमिका का भी जिक्र कर लिया। ठीक है, इधर जिक्र आएगा, जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शने शने होते धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जान नहीं रहे हो किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे दीदी। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए मतलब जब हम ऐसे अपने कंधों को ऊपर करके कहते हैं, इन द सेंस कि मुझे नहीं पता, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी बनाओ। ठीक है, तो क्या होता है ना, लेखक अपने मन ही मन कह रहे थे जो उसकी पत्नी है, उसकी जो वाइफ है, उसकी आशंका बिना जड़ की नहीं, क्योंकि अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लॉन्ड्री पर भी कपड़े धुल के आ गए हैं, लेकिन लेखक अभी भी घर पे था। जितने भी बातचीत के टॉपिक थे, जितने भी थे, परिवार, ठीक है, राजनीति, साहित्य, लिटरेचर, जो पुरानी प्रेमिकाओं की बात होती है ना, लव स्टोरीज़ की जो पुरानी होती है, वो भी सब समाप्त हो चुकी है। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम जो है, एक सेकेंड, इधर लिखा था ना, पन्ने पलट रहे हो। ये रहा, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो और कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ क्या रखी है, दैट जो बेडशीट है, वो जो घर की बेडशीट होती है, वो भी चेंज हो चुकी है। और अब जो भावना है एकदम प्रेम वाली थी, वो क्या होती थी, गालियाँ दे रही है और पूछ रही है तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक अपने मन ही में ही मन अतिथि से कहता है कि ऐसा लगता है कि किसी ना दिखाई देने वाली गोंद से अतिथि का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो यहाँ से चिपक गया है, जो इस भेद को सपरिवार समझ ही नहीं पा रहा है। और अब मन में यही प्रश्न उमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, क्या तुम अपने घर की याद नहीं आती। और जब लेखक की पत्नी ने धीरे से पूछा दैट कब तक टिकेंगे, तो लेखक ने अपने कंधे उचका दिए। उन्हें पता नहीं था ना। तो लेखक की जो उनकी वाइफ है, वो कहती है दैट खिचड़ी बना लेती हूँ, हल्की रहेगी। तब वो कहते हैं बना लो, क्योंकि इतने दिन से क्या, तब भारी खाना बने जा रहा था। समझ आया आपको? सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही है। सत्कार मतलब होता है सम्मान की। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारा जाने का ये चरम क्षण है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम है, हाई टाइम है। तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों के घर में सबको अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्वता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तो मैं यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे आगमन के बाद 5वें सूर्य के परिचित किरण होगी। आशा वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता है, पर आखिर मैं भी एक मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारा देवता नहीं, एक देवता और मैं एक मनुष्य देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओगे अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित होगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे का पर्दाही है, उसके पूर्व तुम लौट जाओ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बेसिकली इधर लेखक अपने मन ही मन में कहता है दैट अब जो उसकी आदर सम्मान की क्या थी, क्षमता थी, वो क्या, और ये समाप्त होती जा रही है। अब हमने एकदम पहले तो डेरा बनाया था, अब उधर से हम खिचड़ी पर आ गए हैं, और लेखक और उसकी जो पत्नी कहते हैं को उपवास तक जाना होगा अगर तुम अभी भी नहीं गए। ठीक है, वो कहते हैं दैट ये तुम्हारे जाने का एकदम परफेक्ट टाइम है, एकदम चरम क्षण है।
ठीक है। दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो हर कोई ही दूसरों के घर रह लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। अतिथि को लेखक के घर अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने मन में अतिथि से कहता है कि सोचो प्रिय, शराफत का नाम भी कोई चीज़ होती है, और अगर हम बोल जाए तो हम गेट आउट शब्द भी बोल सकते हैं। उसके बाद भी अगर अतिथि नहीं जाएगा तो लेखक खड़ा नहीं हो पाएगा और लड़खड़ा जाएगा। लेखक अपने मन ही मन अतिथि से कहता है कि अतिथि देवता होता है, लेकिन आखिर लेखक भी तो मनुष्य है। जिस तरह जो देवता और मनुष्य है वो ज़्यादा देर साथ नहीं रह सकते, ऐसे हम दोनों भी ज़्यादा देर साथ नहीं रह सकते। जिस तरह जो देवता होता है वो अपने दर्शन देकर लौट जाता है, उसी तरह तुम भी अब लौट जाओ, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। लेखक अपने मन ही मन के गुस्से में कहता है कि लेखक अपनी वाली पर उतरे, उसकी पूर्व अतिथि का लौट जाना चाहिए। लेखक अंत में दुखी होकर कहते हैं, उफ तब कम जाओगे। यह हमारा पूरा चैप्टर था। अच्छा, अब मैं इसकी एक अगली समरी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने वो देख लिया, आपको लाइन वाइज लाइन चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा और आपको बिना किसी ये 16 मिनट की वीडियो देखने का टाइम मिल जाएगा। आपको इसको देखे बिना ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा।